नमस्कार साथियों। यानी कल मंगलवार को केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका पर बहस हो रही थी, उस बहस के दौरान दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल और आम आदमी के बीच का फर्क समझाया। तुषार मेहता ने यह बताया कि कैसे केजरीवाल की पार्टी का नाम भले ही आम आदमी पार्टी हो, लेकिन कैसे केजरीवाल एक वीवीआईपी के रूप में अपने को अलग तौर पर देख रहे हैं और उसी की बिना पर वे जमानत की मांग कर रहे हैं या उसी की बिना पर वे विशेषाधिकार चाह रहे हैं। और एक समय जब लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्कों के बहाव में आ गया है और अब या तब केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी, ठीक उसी समय तुषार मेहता ने कड़ा ऐतराज़ जताया और उस ऐतराज़ का नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला ही सुरक्षित रख लिया और कोर्ट ने इसकी घोषणा भी उस अंदाज में स्पष्ट रूप में नहीं की, बल्कि करीब 2:30 बजे बेंच उठ गई और इसे कल के लिए यानी बृहस्पतिवार 9 मई के लिए एक तरह से आगे बढ़ा दिया गया। और अगर 9 मई को भी सुनवाई पूरी नहीं होती है तो अगले सप्ताह फिर इस पर सुनवाई होगी। तो जो आनन फानन में लग रहा था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाएगी चुनाव प्रचार के लिए, उसको ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एबी राजू ने उस पर एक तरह से कहें कि अपने तर्कों से सुप्रीम कोर्ट को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में केजरीवाल जमानत के हकदार हैं या नहीं। अब देखिए कि किस तरह से, चूंकि जमानत न मांग करके पूरी गिरफ्तारी को ही अवैध करार दिए जाने की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में भी लगाई गई, हाई कोर्ट में भी लगाई गई और दोनों जगह से खारिज होने के बाद, दोनों जगह से झटका मिलने के बाद यह याचिका अंततः सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिस पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी और 6 मई को यह उम्मीद थी कि इस पर फैसला आ जाएगा, लेकिन कल भी इस पर फैसला नहीं आया। और कोर्ट इस तरह से एक केजरीवाल के वकील या कहें कि केजरीवाल के तर्कों के आभामंडल में आ गया था कि कोर्ट यह कहने लगा कि जब जमानत दी जा सकती है तो अंतरिम जमानत क्यों नहीं। चुनाव प्रचार करना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। 5 साल में यह एक बार आता है और ऐसे अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें इस दिशा में जा रही थी, जैसे यह लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह का सहानुभूतिपूर्ण रवैया केजरीवाल के प्रति अपना रहा है और कभी भी उन्हें जमानत दे दी जा सकती है। लेकिन तुषार मेहता ने बड़े ही मौलिक रूप में बड़े ही जमीनी तर्क दिए और कहा कि केजरीवाल ही क्यों, पूरे देश में करीब 5,000 राजनेता जेलों में बंद हैं, तो क्या उन सभी को चुनाव प्रचार की इजाज़त दी जा सकती है? अगर यह उनका एक तरह से कहें कि फंडामेंटल अधिकार है तो। दूसरी तरफ अंडर ट्रायल कैदी हजारों की संख्या में है, क्या उन्हें अगर चुनाव प्रचार करना एक तरह का अधिकार है, 5 साल में एक बार आता है, तो वोट देने का काम भी 5 साल में एक बार आता है, वोट देने का मौका भी 5 साल में एक बार आता है, तो क्या अंडर ट्रायल कैदियों को भी यह राहत दी जाएगी? क्या उन्हें भी बाहर भेजा जाएगा सिर्फ इसलिए कि वे वोट देकर चले आए? और इतना ही क्यों, अगर किसी राजनेता के लिए चुनाव का प्रचार करना महत्वपूर्ण है, वह उसके पेशे से जुड़ा है और 5 साल में एक बार आता है, तो किसी किसान के लिए फसल की बुआई भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी कारोबारी के लिए उसका कारोबार भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी व्यवसायी के लिए उसका व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इन ऐसे लोगों को, क्योंकि राजनेता को हम एक अलग क्लासिफिकेशन में नहीं रख सकते, हर आदमी
के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, वे बराबर हैं। तो क्या इस लिहाज से चूंकि एक राजनेता को आप चुनाव प्रचार की इजाज़त दे रहे हैं, तो क्या किसान को फसल की बुआई के लिए उन्हें बाहर भेजा जा सकता है? क्या कोई अंडर ट्रायल अगर कारोबारी है तो उसे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, उसे अपने बिजनेस के जो हित हैं उसकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उसे जेल से बाहर किया जा सकता है? तो ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए तुषार मेहता ने कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से ठिठक जाना पड़ा, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम राजनेताओं को कोई अलग करके नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम केस के मेरिट पर विचार कर रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि केस सही है या नहीं। और संभवतः यही वह पॉइंट था जहाँ से चीज़ें बदलने लगी, और तब जबकि पूरी मीडिया में, सारे चैनलों में, सोशल मीडिया में ये चीज़ आ रही थी कि कभी भी जमानत दी जा सकती है या जमानत पर चंद मिनटों में फैसला हो जाएगा। लेकिन जब कोर्ट ने यह कहा कि हम केस के मेरिट पर विचार कर रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि केस वास्तव में सही है या नहीं है, तब यह लगने लगा कि अब अगर कोई फैसला आएगा तो वह सिर्फ जमानत को लेकर के नहीं आएगा, वह इस बात को लेकर के आएगा जिसकी ज़्यादा संभावना है कि पूरा मामला जो गिरफ्तारी है वह वैध है या अवैध है, या केजरीवाल की गिरफ्तारी कितनी उचित है। या हो सकता है कि अंतरिम जमानत फिर भी दे दी जाए या न दी जाए, लेकिन अब कोर्ट पूरी तरह से एक पूरे परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देख रहा है और यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या केजरीवाल वास्तव में इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। अगर हैं तो उन्हें संभवतः जमानत नहीं दी जाए। और यही बात तुषार मेहता ने भी कही कि हमने कोई इन्हें चुनाव के मौके पर गिरफ्तार नहीं किया है, हमने 9 समन भेजे और वह समन अक्टूबर से भेजे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने उन समन पर उपस्थित होना जरूरी नहीं समझा। यह अपने मामले में खुद ही जज बन बैठे और चीज़ों को इग्नोर करते रहे, उनको हल्के में लेते रहे। अगर यह समय पर उपस्थित हो जाते, हमें सहयोग करते, तो संभवतः गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर यह एक नैरेटिव सामने आया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ यह नाम रख लेने से कोई आम आदमी की पार्टी नहीं हो जाती और उसका नेता कोई आम आदमी नहीं हो जाता, जिसका दावा अरविंद केजरीवाल पिछले कई वर्षों से करते रहे हैं। अपने को बहुत ही सरल, सहज और सादगीपूर्ण दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन किस तरह से हम देख रहे हैं कि जेल जाने के बाद किस तरह से अपने आप को एक वीवीआईपी मान करके, यह बता करके कि वे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उन्हें चुनाव के ऐन वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें चुनाव प्रचार में जाना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो यह तो एक तरह के विशेषाधिकार का ही मामला हो गया, और इस पूरे परिदृश्य ने एक तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक तरह से पूरा बेनकाब कर दिया कि कैसे अपने आप को आम आदमी दिखाने वाला व्यक्ति, कैसे एक साधारण सी नीली वैगनार में चलने वाला व्यक्ति, कैसे मेट्रो में चढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाला व्यक्ति, किस तरह से बिजली के खंभे पे चढ़ के बिजली के तार जोड़ देने वाला व्यक्ति, और यह कहने वाला कि भाई मुझे तो 2 कमरे का एक फ्लैट चाहिए, ज़्यादा मुझे क्या करना है, और उस वहाँ से शुरू करके और शीश महल तक जाने वाला व्यक्ति, आंदोलन के गर्भ से निकलकर सत्ता के सिंहासन तक, सत्ता के राजमहल तक पहुँचने वाला व्यक्ति किस तरह से आम से खास हो गया, और सिर्फ हुआ ही नहीं बल्कि खास में भी कहें कि एक जो अपर कैटेगरी हो सकती है खास की, उसमें वह आदमी चला गया और उस तरह से अपने लिए ट्रीटमेंट चाहता है। यह कोई साधारण सी बात नहीं है। जब कोर्ट भी यह मान रहा है कि यह एक असाधारण परिस्थिति है, तो यह असाधारण परिस्थिति क्या है? असाधारण परिस्थिति यह है कि एक मुख्यमंत्री यह चुनता है कि वह जेल तो चला जाएगा लेकिन इस्तीफा नहीं देगा, और संभवतः इसी का लिहाज कोर्ट कर रही है। भले केजरीवाल को
इसका लिहाज न हो कि वे मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि वे जेल से ही सरकार चला लेंगे, लेकिन कोर्ट इस बात का लिहाज कर रहा है कि वे मुख्यमंत्री हैं और जेल में हैं, तो क्या इन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। और यही केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी भी है कि हो न हो कहीं कोर्ट यह न कह दे कि ठीक है, क्योंकि आपकी संलिप्तता दिख रही है और आपको अंतरिम जमानत पर भी जाना है, तो क्यों ना आप इस्तीफा ही दे दें। इस बात की भी संभावना या आशंका जताई जा रही है। तो इस पूरे परिदृश्य ने और जिस तरह से तुषार मेहता ने बातों को, ईडी के पक्ष को और कानून और लोकतंत्र के एक मौलिक दृष्टिकोण को सामने रखा, उसने यह बता दिया कि आम आदमी के लिए कानून क्या हो सकता है, होना चाहिए, और केजरीवाल अपने लिए किस तरह के कानून, किस तरह के रवैये की अपेक्षा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता के तर्कों ने कोर्ट को केजरीवाल और आम आदमी के बीच का फर्क समझा दिया, और संभवतः इस फर्क को कोर्ट ने समय रहते समझा है। कोर्ट क्या निर्णय लेगा इसके लिए इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना तो तय है कि ईडी के वकील के तर्कों से कोर्ट प्रभावित हुआ और निश्चित तौर पर उसे यह लगने लगा कि संभवतः अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं होगा, या इस मुद्दे पर और विचार करने की ज़रूरत है। और जब कल कोर्ट फिर से बैठेगी या आने वाले हफ्ते में बैठेगी, तो संभवतः इस पर और विचार हो, और मेरिट पर, जो केस के मेरिट पर विचार करते हुए कोर्ट को जो सही लगेगा वह फैसला कोर्ट सुनाएगी। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।